बीजेपी के लिए एक खास वोट बैंक है अपर कास्ट वोट, और वो बहुत नाराज है। एंड हमने देखा है कि ऐसे जो संशोधन होते हैं, ऐसे जो लॉज आते हैं, ऐसे जो रिफॉर्म्स आते हैं, जब तक पॉलिटिकल बैकिंग, सॉलिड पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, तब तक नहीं हो सकता ये। तो कैन बीजेपी गो अगेंस्ट इट्स कोर वोटर बेस विच इज जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट, ये सब? एक 20% तो होगा ना उत्तर प्रदेश में। हाँ, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतना रहा होगा। मतलब सरकार कैसे चलती है, मैंने थोड़े दिन काम किया होम मिनिस्ट्री में, तो मुझे हल्का हल्का अंदाजा है कि मंत्रियों को रोज़मर्रा की बातों में बहुत नहीं आइडिया रहता है। हुआ ये हुआ कि भाई ड्राफ्ट बनाया यूजीसी ने, यूजीसी में जो व्यक्ति हेड है वो सरकार ने अपने हिसाब से रख दिया होगा कि हमारी समझ वाला आदमी हो। तो सरकार इतना करती है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमारा होना चाहिए, बाकी वो देख लेगा। उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा पिछले साल 30 दिनों के लिए। सजेशंस मंगवाए, कई लोगों ने दिए। एक ओबीसी, नेशनल ओबीसी स्टूडेंट्स कमेटी है, उसने रिकमेंडेशन की, सजेशन दिया कि ओबीसी को शामिल कर लो उसमें। पार्लियामेंट्री कमेटी में गए, संयोग से वहाँ किसी ने हंगामा नहीं किया। उनको ऐसा लगा नहीं कि हंगामा होगा, रिलीज कर दिया तो हंगामा हो गया। अब वो सोच रहे होंगे क्या करें। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एकदम सीधे सीधे अपने जनरल कैटेगरी के वोटर्स को डिच कर सकती है या उनसे दूर हो सकती है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबको ये याद है कि एक दौर था जब द होल लोहिया मूवमेंट एक दौर चला था, उसके बाद एक दौर चला था जब वीपी सिंह और मंडल को लेकर। क्या फिर से ऐसे स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड मास मूवमेंट हो सकता है इसको लेकर? मतलब अगर ये सरकार ठीक से क्लैरिफाई नहीं करती है तो नाराजगी तो लोगों में है ही। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना एक ड्यूटी भी बनता है। हाँ, बनती है। और लोगों को ना 1990 के दशक के बहुत सारी बातें याद आ भी रही हैं और सोशल मीडिया दिला भी रहा है। जब ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी तो कुछ नारे बहुत पॉपुलर हो गए थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार। अब वो बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है। उसी समय एक वो भूरा बाल साफ करो जब बिहार में चल रहा था, तो ऐसे अजगर एक कॉम्बिनेशन बना था नॉर्थ में, हरियाणा राजस्थान वगैरह में। हालांकि जिन्होंने वो नारा दिया था वो सब बदल चुके हैं, वो तो फेवर अब मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर बात कर रही हैं, लालू जी ने भी वो बंद कर दिया। मायावती जी को ब्राह्मणों से कभी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इस बात को समझिए कि जो बीच में हैं ओबीसीज, उनके ऊपर वाले हिस्सों को दिक्कत सवर्णों से होती है, नीचे वाले हिस्सों को दिक्कत दलितों से होती है। वो बफर जोन वाली बात। इसलिए एससी एसटी के जो झगड़े होते हैं ज्यादा यादवों के साथ होते हैं। इसलिए बीजेपी प्लस बीएसपी इज पॉसिबल, बट बीएसपी प्लस एसपी इज नॉट पॉसिबल। तो वो सोशल, उनका वोट बैंक अलग अलग है ना, उनका आपसी जो रिश्ते हैं उस तरह के हैं। इसलिए यू डोंट सी कि एक और दौर चलने वाला है, जिस तरह एक आंदोलन के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। कम से कम सोशल मीडिया का आंदोलन सड़कों पर सस्टेन कर पाएगा, मुझे सीए तो ऐसे ही शुरू हुआ था, अग्निवीर प्रोटेस्ट भी ऐसे ही शुरू हुए थे। सीए कितने सड़कों पर चला, दिल्ली के एक छोटे से इलाके को छोड़ दिया। वो तो कोविड हो गया ना, इसलिए बंद हो गया। एक ही इलाके में कितना चला था, कितनी जगह चला था। मतलब ऐसा मास मूवमेंट की पूरा देश हिल जाए, ऐसा थोड़ा था। पर फार्म लॉज हो जाए, अग्निवीर हो जाए। फार्म लॉज हुए, लेकिन फार्म लॉज भी केवल उत्तर भारत के कुछ इलाकों में, और फिर रिवर्स करना पड़ा धीरे धीरे। वो सरकार की अपनी राय है कि रिवर्स करना है कि नहीं करना है। इसमें भी क्या पता रिवर्स कर लें, क्या पता, डर जाए। लेकिन मेरे ख्याल से लोग रिवर्स करने की मांग भी नहीं कर रहे। लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि उसमें 2-3 बातें ठीक कर लें, और भाषा थोड़ी सी बदलने में क्या परेशानी है। किसी का अगर मन का भय खत्म होता है तो क्या परेशानी। और ओबीसी डोमिनेंट कास्ट को लेके थोड़ा सा भय जनरल कैटेगरी के लोगों में है, ये बात तो इंडियन सोशियोलॉजी में मानी जाती है। तो ऐसे रिश्ते रहे हैं। और हमारा बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये तो है नहीं कि ओबीसी के लोग जनरल को डिस्क्रिमिनेट कर सकें। हम तो कोई भी नहीं चाह रहा है ऐसा। चाह तो यही रहे ना कि कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में ये भाव आना ही क्यों चाहिए कि मुझे भेदभाव करना है? तो अपर लोअर को हटा दो, जस्ट राइट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जहां आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले वहां पर ये दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस वाली बात कर दी, तो वहां पर भी हो कम से कम कंसिस्टेंसी हो पूरे डॉक्यूमेंट में, कि जो चीज लिख रहे हैं हर जगह सेम हो। और यदि एक बेस पे आप लिख रहे हैं तो बाकी बेसिस पे भी कम से कम लिखें कुछ। विकास जी, हमने पहले भी ये बात की हुई थी अबाउट जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल बेनिफिट्स, जनरेशनल डिस्क्रेडिट। अगर किसी एक जनरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को
IAS में मिल गया, एडमिशन हो गई, कोटा हो गया, सब कुछ हो गया, वाई शुड द बेनिफिट गो टू द नेक्स्ट जनरेशन? का वहाँ पर रोक नहीं लगाना चाहिए? अगर किसी को कॉलेज एडमिशन मिल गया बिकॉज ऑफ कास्ट, उसके बाद क्या उनके बच्चों को भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए? कहाँ पर, वेयर विल दिस एंड? विल देयर बी अ पॉइंट वेयर वन कैन डिसाइड कि अब वी हैव एम्पावर्ड शेड्यूल कास्ट इन आवर कंट्री, हमें रिजर्वेशन बंद करना चाहिए? क्या कभी भी कोई भी पार्टी ये डिसीजन ले सकती है, एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम? देखिए, EWS और OBC में तो जनरली एक जनरेशन के बाद रिजर्वेशन नहीं मिलता है। कारण ये है कि क्रीमी लेयर, OBC में अगर कोई IAS बन गया, IPS बन गया, तो क्रीमी लेयर में आ ही जाते हैं उसके बच्चे, अनलेस कि वो बहुत जुगाड़ करके वो रास्ते निकाले कि रिज़ाइन कर दे उस समय और रेंटल इनकम दिखाए, एग्रीकल्चरल इनकम दिखाए, एग्रीकल्चरल इनकम दिखाए और बच्चे OBC बन जाए। ऐसे कुछ केसेस बहुत पॉपुलर हुए भी थे, रेयर होते हैं। EWS में अगर कोई कमा रहा है ज़्यादा पैसे, तो उसके बच्चे EWS नहीं हो सकते नॉर्मली, अनलेस कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी कोई हो। आसान नहीं है। कर देते हैं ना, नौकरी छोड़ देते हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। हाँ, जब वो मतलब मेरा ख्याल है कि सरकार को इन पे थोड़ा सा रेगुलेट कर देना चाहिए इन चीज़ों को। SC ST में फ़िलहाल ऐसा नहीं है। SC ST में एक कॉन्सेप्ट होता है सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगराइजेशन। एक डिबेट है संविधान शुरू होने के समय से ही कि क्या हम SC ST के अंदर सब क्लासीफाई कर सकते हैं कि कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, कुछ को मिलना चाहिए। 2004 में एक बहुत फेमस केस था, EV चेन्नैया नाम से केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉर सम रीजंस ये डिसाइड किया कि वी कैन नॉट सब क्लासीफाई और सब कैटेगराइज SC एंड ST। जबकि 1992 में जब मंडल कमीशन वाला केस हुआ, जिसको मंडल केस कहते हैं जनरली, उसका नाम कुछ और था, उस केस का बड़ा फेमस नाम था, इंदिरा साहनी केस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसमें OBCs की बात करते हुए क्रीमी लेयर को कंपल्सरी किया था। बट आफ्टर 12 years ऑफ दैट जजमेंट, when it came to SC ST in EV चेन्नैया के, सुप्रीम कोर्ट said there should be no सब क्लासिफिकेशन इन द SC ST। उनको डाउट ये था कि स्टेट्स को परमिशन दे देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि SC ST की लिस्ट केवल सेंटर बनाता है, OBC की लिस्ट स्टेट्स भी बना सकते हैं, तो उनको वो डाउट था। 2024 में, अभी 1.5 साल पहले, एक दूसरा केस था देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली ये अनाउंस कर दिया है, 7 जजेस की बेंच थी, 6-1 से फैसला आया कि SC ST में भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि क्रिमिनल भी आ सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि SC ST को इतनी जनरेशन्स के बाद या 1 जनरेशन के बाद या 2 के बाद रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी तक सरकार चाहती तो भी नहीं कर सकती थी, लेकिन 2024 के जजमेंट के बाद सरकार चाहे तो कर सकती है। अब सवाल है कि सरकार चाहेगी या नहीं चाहेगी, तो इस पर तो सरकार ही बता पाएगी। सरकारों को तो भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर चीज़ को पॉलिटिकल बेनिफिट से देखना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरा मानना है कि हाँ, अब वो 1 जनरेशन पे करना है कि 2 पे करना है, IAS या फर्स्ट क्लास सर्विस पे करना है या क्लास 2 सर्विस पे करना है, लेकिन कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि 1 या 2 जनरेशन से अगर बेनिफिट मिला है तो वर्टिकली उस फैमिली में बेनिफिट्स मिलने बंद हों, ताकि वही बेनिफिट्स उसी समाज के कमज़ोर लोगों को मिल सके। बीजेपी पार्टी कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे। द जनरल इम्प्रेशन वन साइड सेज कि ये बहुत नेगेटिव है, इट्स एंटी मुस्लिम कमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट, इट्स टारगेटेड अगेंस्ट मुस्लिम। दूसरा कहते हैं कि दिस इज़ अ वे टू से कि हम कास्ट को एलिमिनेट करेंगे, कास्ट जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, द डिविजन्स ऑफ कास्ट, ये हटेगा। तो that's why Hindu community should get together and not think in terms of caste. तो बटेंगे तो कटेंगे is a positive signal. क्या is it possible that हाँ हिंदू कम्युनिटी जो है एक हो जाए और कास्ट में कास्ट डाइवर्सिफिकेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड्स? मतलब MN श्रीनिवास ने कहा था कि जाति वो है जो जाति नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएगा या बहुत लिबरल भी होगा तो ये मान के चलेगा कास्ट को ख़त्म होने में कम से कम 1000 साल तो लग ही जाएंगे। Oh my God. पूरी तरह से क्या होता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। जैसे दिल्ली में
आप किसके साथ बैठी हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी कास्ट क्या है। गांव में फर्क पड़ सकता है इस बात से, पर दिल्ली के व्यक्ति को जो पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन दिल्ली में है, उसकी फैमिली शादी के टाइम पे चाहेगी कि लड़की या लड़का हमारी कास्ट का हो। तो कास्ट धीरे धीरे खत्म होती है। कास्ट और ऑक्यूपेशन का रिलेशन काफ़ी कमज़ोर हो गया है पिछले 100 साल में, आप कह सकते हैं, जिसको हम कास्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, या कास्ट और ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ये भी कहते हैं। जैसे एक सिंपल बात है कि पहले ब्राह्मण लोग केवल पढ़ाते थे, अब वो हर तरह की नौकरी में, हर तरह के बिजनेस में है ना। ऐसा भी हो सकता है कि चमड़े का काम, जूते की कोई फैक्ट्री हो, दुकान हो, किसी ब्राह्मण व्यक्ति की हो, तो एकदम अपनी कास्ट से अलग हो गया। फिर कोई जो वैश्य है, बनिया समाज का है, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल बिजनेस ही करेगा, अच्छी नौकरी भी कर सकता है। बहुत सारे हमने देखा कि जैसे ट्विटर का सीईओ भी एक ऐसा व्यक्ति था जो उसी बैकग्राउंड से था, जैन समाज या ये जो ब्राह्मण क्या बोलते हैं वैश्य समाज है, वहाँ से था। पढ़ाई लिखाई में आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे थिंकर्स जी, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे हिंदी साहित्य में बड़े अच्छे थिंकर माने जाते हैं, वो अग्रवाल हैं, लेकिन एकेडमिकली कितना सुपीरियर हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो कास्ट और ऑक्यूपेशन का जो कनेक्शन था वो काफ़ी कम हुआ है। कास्ट के ऑक्यूपेशन के साथ जो सोशल प्रेस्टीज अटैच थी वो भी चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल, एक्टिंग करना पुराने समय में बहुत खराब प्रोफेशन माना जाता था। आज सबसे ज़्यादा सम्मान एक्टर्स का है, और एक्टर बनने के लिए बड़ी बड़ी जातियों के लोग जान दिए हुए हैं एकदम। तो एक स्टेटस, एक कास्ट का स्टेटस जो बहुत खराब था वो अचानक अच्छा हो गया। नाई का स्टेटस अच्छा नहीं है, पर जैसे ही आप सैलून बनाते हैं, आप हेयर स्टाइलर हो जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हो जाते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, हाँ, देवदासी सिस्टम होता देवदासी they used to भी, हाँ। dance। तो हम देख रहे हैं कि एक तो कास्ट और ऑक्यूपेशन का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑक्यूपेशन में हो सकता है। कास्ट के साथ जो रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट थी वो भी अब काफ़ी हद तक बदल रही है, तो चेंज हो रहा है। शादी के मामले में भी चेंजेस बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ, बड़े शहरों में इंटरकास्ट मैरिजेस दिखती हैं, कोई रेयर फिनोमेना भी नहीं है। पर कितना होता होगा, मेरे ख्याल से रैंडम में गेस करूँ तो मेरे ख्याल से नहीं, बहुत 10% के आसपास होंगे जो इंटरकास्ट मैरिजेस जी होंगे। जी। आज से 100 साल बाद शायद ये 25% हो जाएंगी, 500 साल बाद शायद ये 50, 60, 70% और पॉलिटिकल पार्टीज जो कास्ट बेस्ड होती हैं, क्या ये खत्म उनको होंगी? कास्ट से मतलब नहीं है। वो कास्टिज्म एक अलग चीज़ है, कास्ट अलग चीज़ है। हम सोशियोलॉजी में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कास्ट एंड कास्टिज्म आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जो कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स कर रहा है वो हो सकता है कास्ट की मान्यताओं को ना मानता हो। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है उसका तो वोट बैंक है, उसका नहीं, उसकी वोट बैंक भी वो एक इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है। हाँ, वो रिचुअल ग्रुप नहीं है। नहीं, इसको मैं यूं कहूं कि राजपूत समाज को एक होने के लिए जो लोग नेतृत्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो वर्ण व्यवस्था में राजपूतों के लिए जो गुण माने गए हैं उनसे भरे होंगे या अपने जीवन में उसका बहुत इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, ओके। बल्कि पॉलिटिक्स में बेसिक पर्पस है कि सारे राजपूत एक हों ताकि वोट बैंक बने, और ज़रूरत पड़ने पर इलेक्शन जीतने के लिए राजपूत हो सकता है कि साथ में दलितों को मिला लें। ओके। सोशल फिलॉसफी में कभी नहीं मिलाएंगे, पर पॉलिटिकल कंपोजिशन ऐसा हो सकता है कि साथ में मिलकर काम करना पड़े। इसलिए पॉलिटिकल कास्टिज्म हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू डू विद द सोशल कास्टिज्म। ओके, आई गॉट इट। तो कास्टिज्म चलेगा जब तक दूसरे, देखिए डेमोक्रेसी में एक प्रिंसिपल ये है कि हर इंडिविजुअल अपने विवेक से वोट डालेगा। ये एक किताबी बात है। प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप कैसे बनते हैं? वो या तो बनते हैं एथनिसिटी के बेस पे या बनते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। पुराने समाजों में जनरली ऐसी ग्रुपिंग्स होती हैं एथनिसिटी के बेस पे, कास्ट, रिलीजन। तो रिलीजन एक वोट बैंक है, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का पर्पस क्या है कि हमारा जो मेजर वोट बैंक है वो बटे नहीं, हम रिलीजन की लाइन पे। इट इज नॉट अ नलिफिकेशन ऑफ कास्ट, ये नहीं है। सेकंड मीनिंग हो सकता है वो भी दिमाग में हो, लेकिन प्राइमरी मीनिंग इलेक्शन से कुछ दिन पहले तो वही हो सकता है ना। सेकेंडरी मीनिंग लॉन्ग टर्म में शायद वो हो तो हो। ऐसे ही जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसके लिए कास्ट वोट बैंक है, एससी पॉलिटिक्स है तो कास्ट वोट बैंक है। तो सभी पार्टीज ने अपने अपने एथनिक
वोट बैंक से इकट्ठे कर लिए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली जो वोट बैंक बनता है वो बनता है डेवलपमेंट के इश्यूज पे, गरीबी के इश्यू पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे। तो मेरे ख्याल से नॉर्वे जैसे देशों में वोट बैंक बनता होगा इस बात पे कि कौन कितनी डाइवर्सिटी देगा, कौन कितनी अच्छी एजुकेशन देगा। डेमोक्रेटिक पार्टी जब पावर में होगी अमेरिका में तो आपको इश्यूज एवरे नजर आएंगे। रिपब्लिकन्स को पावर में आने के लिए अमेरिकन्स को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम खत्म होने वाले हो एंड वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फियर और फियर से अच्छा कुछ तरीका नहीं है बेचने का सामान अपना। इसमें भी तो ये हो रहा है कि फियर जनरल कैटेगरी में फियर जो है दैट इज गिविंग द एनर्जी अगेंस्ट दीज गाइडलाइंस। परसुएशन की जो साइकोलॉजी है, मार्केटिंग भी उसका एक पार्ट है। उसका पहला प्रिंसिपल है अगर किसी को कन्विंस करना है तो दो चीज़ों पर जाना है। पहला इमोशन पे जाना है, इमोशंस में फियर पे जाना है। यू हैव टू मेक पीपल अफ्रेड, देन दे विल लिसन टू यू एंड देन दे विल इजीली फॉलो यू। बिकॉज ये आपने इतने सारे प्रधानमंत्रियों को देखा हुआ है, डू यू थिंक दैट एनी प्राइम मिनिस्टर वाज माइनस अ कास्ट बायस who wanted to just work for the country and did not think of a caste element in it? Is it possible for any prime minister? नहीं, कास्ट बायस का मतलब अगर आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कह रही तो मैं उसको कास्ट बायस नहीं मानूंगा। बायस पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर। नहीं, बायस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज बायस का मतलब है कि मैं अपनी कास्ट को लेके बहुत अहंकार का भाव रखता हूँ, बाकियों को नीचा मानता हूँ। ओके। पर जैसे अगर मुझे लगता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन शिक्षा में, व्यवसाय में कम है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, अगर आप इसको बायस मान रही हैं तो अलग व्याख्या है। मैं इसको बायस ही मानूंगा, मैं इसको सेंसिटिविटी मानूंगा। ठीक है। सो देयर हैव बीन सम प्राइम मिनिस्टर्स हु वर नॉट हैविंग कास्ट बायस बट हैड कास्ट सेंसिटिविटी। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू, मुझे ऐसा एग्जांपल ध्यान नहीं आ रहा कास्ट बायस उनके मन में रही हो। सेंसिटिव थे, इसलिए संविधान का जो पहला संशोधन हुआ 1951 में, चंपकम दुराईराजन केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को खारिज कर दिया तमिलनाडु का, उसके खिलाफ हुआ। 9th शेड्यूल बनाई और आर्टिकल 15(3) उसमें इंट्रोड्यूस किया, 15(4) इंट्रोड्यूस किया। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करना इज नॉट बायस। क्योंकि बीजेपी के कई लोग कहते हैं दैट ही वाज, आई मीन उनको पंडित जी कहते हैं। ये भी मैंने देखा है कि किसी को उनके कास्ट के हिसाब से अगर आप किसी को कह रहे हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली एडमिटिंग सबकॉन्शियस लेवल पे। मुझे ये बात आज से 5 साल पहले समझ में आई है, 7 साल पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू हम बोलते ही आमतौर पे। 7-8 साल पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मैंने पढ़ी, हमारे मित्र ही हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि कभी आपने किसी और जाति के नाम से पहले उसका सरनेम सुना है, कास्ट नेम सुना है? नहीं सुना। हमने कब कहा वैश्य बनारसी दास गुप्त आ रहे हैं? हम तो नहीं कहते ऐसा। कहीं कहीं ठाकुर हो जाता है, चल जाता है कि ठाकुर XYZ आ रहे हैं। लेकिन जो निम्न जाति हैं उनका नाम तो अपमान पैदा करता है, सम्मान पैदा नहीं करता है। किसी जाति का नाम सम्मान पैदा करे इसलिए आप उसके नाम से पहले जाति के नाम बोलें, ये भी तो काइंड ऑफ कास्टिज्म है सबकॉन्शियस लेवल पे। और मुझे पहली बार समझ में आया कि ये भी तो एक एंगल है सोचने का। उसके बाद से मैं नेहरू जी का नाम जब भी बोलता हूँ मैं श्री जवाहरलाल नेहरू बोलना पसंद करता हूँ, मैं पंडित नेहरू बोलने से बचता हूँ। पहले कहीं मुँह से निकल जाए अलग बात है, लेकिन 100 में से 99 बार मैं मिस्टर नेहरू या श्री नेहरू बोलता हूँ, पंडित नेहरू नहीं बोलता हूँ। जी, इसीलिए आई कांट अंडरस्टैंड जब मिस्टर सुरजेवाला सेड कि वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, जैसे कि इट्स बाय फ्रीक ऑफ बर्थ दैट ही इज अ जनेऊधारी ब्राह्मण। उन्होंने कुछ किया नहीं है टू बिकम अ जनेऊधारी ब्राह्मण। सो आई जस्ट फील दैट व्हाई यू गिविंग इट जैसे कि उन कोई खिताब है। It is not. जनेऊ पहनना पर्सनल चॉइस है, कोई पहनता है तो पहने, उसमें हमें क्या परेशानी है? Born into it. हाँ, ठीक है। He's not. He didn't do anything to achieve it. Yes. तो आप उसको एक why do you do it like it's a उपलब्धि? नहीं, मैंने सेंटेंस सुना नहीं जिसने भी कहा, कोई बहुत सुरजेवाला जी ने एक बार कहा था, जब of course he said it as a defense mechanism, क्योंकि किसी ने कहा कि he is not a ब्राह्मण और he is not a Hindu। तो उन्होंने कहा हिंदू क्या है, वो तो शिव भक्त है, वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। मैं तो मानता हूँ सब पर्सनल चॉइसेस के मामले, इन पर हमें पब्लिक डिस्कोर्स में लाना चाहिए। सो आई थिंक नो, बट ये पब्लिक डिस्कोर्स की बात हो गई है, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री पर भी ये कहा जाता है that he is an OBC and that is why the BJP has become an OBC party। फिर वो कहा जाता है कि योगी जी जो हैं वो ठाकुर हैं, इसीलिए सब
के कास्ट को लेकर हो जाए. देवेंद्र फडणवीस, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, टीवी डिबेट पर एक बार मैं बैठी थी जहाँ किसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कैन नेवर बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को 1.25% कहते हैं. मतलब उनके नंबर्स कम हैं, यू नो. सो लेकिन उनके अगेंस्ट किसी ने कुछ कहा नहीं क्योंकि उन्होंने स्वर्ण जाति को कहा. अगर वही बात शेड्यूल कास्ट के लिए कहा जाता, इट वुड हैव बीन अ बिग थिंग कि आप नहीं कह सकते हैं. एंकर्स गेट इनटू ट्रबल क्योंकि कभी कभी निकल आता है मुंह से, किसी के लिए जी कहा, दूसरे के लिए जी नहीं कहा. शर्मा जी वर्मा जी ऑटोमेटिकली जी हो जाते हैं, यादव को शायद पूरा नाम ना दिया, पूरा नाम देते हैं, जी नहीं लगाया जाता. सेम वे मुस्लिम्स के लिए है. तो ये वही कि सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस लेवल है. तो वही, तो वहां पर क्या होता है कि वो मुंह से निकल जाते हैं, लाइव टेलीकास्ट पे निकल जाता है. सॉरी बोल दीजिए जैसी कोई टोके. और क्या, सॉरी कितना प्यारा शब्द है. अगर मुझसे कोई गलती हो गई है और किसी ने टोका और उन्हें समझ में भी आ रहा है तो सॉरी बोल दीजिए. इसमें But the point now is that सॉरी बोलने से तो चलेगा नहीं ना, अगर ये गाइडलाइंस आ जाएंगी. गाइडलाइंस पे तो जो मतलब राइट ऑब्जेक्शंस हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट तो बात करेगा ही करेगा. उससे पहले सरकार भी अगर एक इंटरनल कमेटी बना के फिर से विचार कर ले और जो इनकंसिस्टेंसीज ठीक कर ले उसको. लेकिन अदरवाइज ये रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं. केवल 2-3 जगह बाकी में थोड़ा सा बदलाव शायद करना पड़े, अदरवाइज तो बहुत प्रोग्रेसिव है. So in conclusion, should I say that more consultations need to be held for people of different communities, castes, before finalizing the document? Yes. There is a need to relook. Yes. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.